सबसे इंपॉर्टेंट हर टॉपर की आंसर शीट में आपको ज्यादातर ये देखने को मिलेगा। 95% टॉपर्स ये चीज अप्लाई करते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी दिक्कत लगती है। मैथ्स के एग्जाम का खौफ क्यों बैठा है आपके मन में? हर ज्यादातर बच्चों के मन में मैथ्स का एग्जाम का खौफ इसलिए बैठा रहता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। कोई आपको रफ वर्क करना है कि मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस करना है, तो यहाँ पे आप साइड में आराम से लिख दो रफ वर्क। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 47 इंटू 39। अब देखो उसका खुशी का मारा और बढ़ गया। हेलो दोस्तों, एग्जाम आ चुका है और सबसे ज्यादा डर जिस एग्जाम का होता है वो है मैथ्स का एग्जाम। आपको भी डर होगा जरूर, तभी तो इस वीडियो पे आप आए हो। क्या पता सर्च करके आए हो, शायद आपने ढूंढ रहा हो, क्या पता ये आपको मिल गई तो आपको अरे यार मैथ्स से तो मुझे भी डर लगता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर किसी को डर लगता है। तो आज हम जानेंगे इसकी बहुत सारी ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज जिससे एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाएगा, अरे वाह बच्चे ने कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन कराया, कितने अच्छे से आंसर कराया। वो खुद ही थोड़ा ब्यूटीफुल लिखने की वजह से, और जो आप मैं अभी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा वो देख के आपको खुद ही मार्क्स एक्स्ट्रा करके देगा। तो कहीं मत जाना, आज बहुत सारी चीज देखेंगे कि कैसे आपको पूरा एग्जाम में आंसर्स लिखने हैं, टाइम कैसे मैनेज करना है और क्या गलतियां अवॉइड करनी है और कैसे कैसे लिखना है। सारी की सारी चीजें आज हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे ज्यादा जो आपका बड़ा डर है उसी को लेकर आज हमने वीडियो बनाई है। चलिए देखते हैं सबसे पहले का आपको आंसर लिखना कैसे है। सबसे पहले हाउ टू राइट इन मैथ्स एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहता है कि मैथ के एग्जाम में लिखे क्या। ज्यादातर क्या होता है बच्चों के साथ, ज्यादातर यही होता है कि जो जब भी आंसर लिखते हैं ना तो गलतियां बहुत होती है, बहुत गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती है, फिर ऐसे काटा पीटी कर देते हैं जिसकी वजह से आंसर शीट गंदी दिखने लगती है। तो एग्जामिनर का क्या होता है, एग्जाम जैसे कोई एग्जामिनर है मैथ्स का एग्जाम चेक कर रहा है, तो उसका क्या होता है, उसको कोई बच्चे की आंसर शीट दिखी जो बहुत काटा पीटी रखी, तो उसका हो गया दिमाग गर्म। दिमाग गर्म हो गया, दिमाग खराब हो गया, वो वाली आंसर शीट जैसी गई किसी और बच्ची की आई, अगर उसमें भी उसको काटा पीटी दिख गई ना थोड़ी सी भी, तो वो क्या करे, गुस्से में नंबर काटने चालू कर देगा, जबरदस्ती दबाना चालू कर देगा नंबर, आधा आधा नंबर एक एक नंबर कहेगा कि गंदा लिखा है, ऐसे करके काटेगा। तो इसी चीज से बचेंगे। आपकी आंसर शीट ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर का अगर मूड खराब भी हो रखा है ना किसी की शीट की वजह से, तो आपकी शीट पे आते ही अच्छा हो जाए और आपके बाद जिस शीट पे जाएगा उसका भी अच्छे अच्छे से खुशी खुशी चेक करे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए हमने एक डेमो के तौर पे आंसर शीट रेडी करी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में क्या होता है कि आपके 20 से 22 तक के आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे अपना सेक्शन ए, क्लियरली लिखना है, बड़ा बड़ा ब्रैकेट के अंदर, जैसे एकदम दिखा रहा हूं एग्जैक्टली ऐसे लिखना है ताकि एग्जामिनर को क्लियरली समझ आए। सबसे ऊपर आपने जैसे यहां लिख दिया सेक्शन ए, फिर क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट हर टॉपर की आंसर शीट में आपको ज्यादातर ये देखने को मिलेगा। 95% टॉपर्स ये चीज अप्लाई करते हैं क्या कि ग्रिड लाइंस के साथ एक पैरेलल लाइन जरूर खींचते हैं, एक दो पैरेलल लाइंस खींचते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव में, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर्स उसने यहां डाल दिया कि 1 2 3 4 5, और जो आपकी पैरेलल लाइंस आपने खींची थी उसके बाद डाले ऑप्शंस, जैसे कि पहले का ऑप्शन डी सही है, दूसरे का ऑप्शन बी सही है, तीसरे का ऑप्शन सी सही है, ऐसे करके ऑप्शंस ग्रिड लाइंस के इस साइड को उसने लिखा है। तो एकदम अलग हो गया ना। बच्चे क्या करते हैं कि सिंपल आपकी अगर ऐसी लाइन है और आपने क्या करा कि यहीं पे ऐसे लिख दिया आंसर पहले का बी हो गया, फिर ऐसे करके आंसर लिख दिया, या फिर बी पर करके छोड़ दिया। तो ऐसे नहीं करना है। आपने ऐसे डबल ग्रिड लाइंस क्यों खींची है कि अलग अलग सेपरेट कर सको। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर आ गया, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया। आगे क्या करना है कि जैसे आपका ऑप्शन आपने लिखा पहले का डी सही है, पहले का आपको लग गया डी सही है, ऑप्शन में डी में क्या आंसर था, डी का आंसर था 1 और 3, 1,3। आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि एक इक्वेशन दे रखी है उसमें एक्स की वैल्यू क्या क्या है, आपने देखा कि आपका आंसर आया 1 और 3, तो आपने शॉर्ट करके एकदम जो आपका सॉल्यूशन था ना, आपने जो रफ में करा था, रफ वर्क करा था जितना भी, उसको शॉर्ट में करके क्रिस्प में करके पूरा करके दिखा देना कि आपकी इक्वेशन क्या थी। आपने इसको जब फैक्टराइज करा तब वो ऐसे करके आई और ऐसे करके आपका आंसर ये आया। ऐसे ही आपको अगर जो कहीं बड़े बड़े सॉल्यूशंस है, जहां बड़े बड़े आंसर है, वहां पे अगर आप ना करो तो चलेगा, पर जो छोटे छोटे सॉल्यूशन है या फिर जो थ्योरिकल है उसमें आप करो तो ज्यादा अच्छा है। एग्जामिनर को देगा कि बच्चे, अब एग्जामिनर ये सोचेगा कि इसने बच्चे ने ये आंसर आया, ये कैसे आएगा, वो खुद रफ में सॉल्व करने बैठेगा, उसको खुद ही आंसर सॉल्व करा मिल जाएगा तो कितना खुश हो जाएगा। तो ऐसे एक लेवल उसकी खुशी का बढ़ जाएगा। तो ऐसे आपको आंसर सॉल्व करके दिखाना है, ब्रैकेट के अंदर भी डाल देना है ताकि वो समझ जाए कि बच्चे ने सॉल्यूशन करके दिखाया है अलग से, और आपको ऐसे करके सारे आंसर्स कवर करते चले जाने। और फिर अगली बात क्या आती है कि मानो कि आपका ए पेज खत्म हो गया, आपने जैसे यहाँ पे 7 तक आए, आपने 10 25 मतलब जैसे 20 तक क्वेश्चन है, 10 12 तक आपने इस लाइन में कर दिए, आप चाहते हो कि इसी पेज में कवर करो, नेक्स्ट पेज में क्या जाए, यहाँ पूरी शीट खाली बची रह जाती है आधे से ज्यादा। तो क्या करना है, सबसे पहले एक सिंपल स्ट्रेट लाइन खींचनी है जो इसको सेपरेट कर ले कॉलम्स में। दो इस पेज को अब आपने स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में, जैसे ही दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, अब जैसे आपने यहाँ चीज करी थी सेम चीज यहाँ करनी है कि ग्रिड लाइन के साथ एक दो पैरेलल लाइन खींचनी है, वही सेम चीज यहाँ करी।
अब ये नहीं करना कि अब जैसे यहाँ पे हमने पूरी खींची थी तो यहाँ पे भी पूरी खींचेंगे। यहाँ पे पूरी क्यों खींची थी? क्योंकि ऊपर से नीचे तक हमने सारी लाइंस में आंसर लिखे हैं। यहाँ पे मानो कि यहाँ तक आके आपके आंसर खत्म हो जाते हैं, तो आपको लाइंस भी यहीं तक खींचनी है। उसके बाद आप खाली छोड़ दो। जितना ज्यादा पेज नीट और क्लीन रहेगा ना, उतना ज्यादा अच्छे से आंसर चेक करने में एग्जामिनर को भी मजा आएगा। तो जैसे यहाँ 12 तक क्वेश्चन थे, तो यहाँ तक करके आपने सेम वही पैरेलल ग्रिड लाइंस खींची और आंसर ऐसे करके लिख दिए। तो आप इसको यहाँ अच्छे से समझ गए होंगे कि सेक्शन ए आपको कैसे कवर करना है। अब चलिए आगे कि आपका जो सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है, मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे करने हैं, आइए उस पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मेट कैसे फॉर्मेट करना है आपको, फॉर्मेट लिखना कैसे है, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग क्या होती है। क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन दिया, एक आपको शेप दे दिया, जैसे कि ये शेप दे दिया, बोल दिया कि इसका पैरामीटर निकालो, इसका एरिया निकालो, कुछ भी ज्योमेट्रिकल हो या ऐसा कुछ भी सॉल्यूशन हो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लिखना है गिवन। गिवन आप यहां लिख दोगे। गिवन लिखने के बाद आपको लिखना है टू फाइंड। आपको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे अपना सॉल्यूशन। यहां से आपने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करा, पूरा सॉल्यूशन यहां पे लिखने के बाद, पूरा सॉल्यूशन हो गया ना, उसके बाद आपको एंड में यहां पे लिखना है अपना आंसर, वो भी अच्छे से अंडरलाइन करके, अच्छे से हाईलाइट करके पूरा आंसर लिखना है कि आपका आंसर क्या है। ताकि अगर एग्जामिनर बोर हो जाओ, थक गया हो, सुबह से बैठा हो, आपकी लास्ट की भी कॉपी चेक कर रहा हो ना आप उस दिन की, तो क्या करेगा, डायरेक्ट देखेगा कि सॉल्यूशन उसने अच्छा खासा सफाई से लिखा हुआ है और नीचे आंसर एग्जैक्टली यही आना था जो सही आंसर है। तो क्या करेगा कि पूरा देख लेगा, खुशी खुशी टिक मार देगा। तो इस हिसाब से एग्जामिनर का खुशी का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है या फिर कंपलसरी है या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको बनाना पड़ेगा, आप रफ में करके सॉल्व कर लो, तो रफ में करने की क्यों जरूरत है? जब आप बना ही रहे हो तो उसको फेयर में, नीट और क्लीन के साथ एकदम अच्छे से बनाओ, ताकि एग्जामिनर भी देखे, समझे कैसे करा है। और यहाँ पे लिख दो, जैसे आपको यहाँ पे अगर पैरामीटर निकालने के लिए बोला होता और जो चीजें गिवन होती, तो वो चीज आप यहाँ पे उसके मेजरमेंट्स को लिख दो डायग्राम में। जैसे साइड आपको ए गिवन थी, तो यहाँ पे आप ऐसे लाइन खींच के ए लिख देते। अगर इसका वॉल्यूम गिवन होता तो ऐसे करके एरो डाल के आप यहाँ पे ऐसे लिख देते कि वॉल्यूम इसका क्या गिवन है। इसका एरिया गिवन होता तो आप ऐसे शेड मार के यहाँ पे इसका एरिया ऐसे करके लिख देते। ऐसे करके आप पूरी मेजरमेंट्स अगर डायग्राम में दिखा दो तो एग्जामिनर और ज्यादा खुश हो जाएगा। अब यहाँ से तीसरे लेवल पे चला गया उसका खुशी का पारा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं टाइम को मैनेज कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है, कैसे देखना है। देखो ये तो समझ आ गया कि आपको क्या करना है। एक चीज और देखते हैं कि जब आपने जैसे आंसर लिख दिया ना, पूरा पूरा आंसर लिखने के बाद क्या करना है आपको कि एक लाइन सिंपल खींचनी है पेंसिल के साथ। सिंपल एक लाइन खींचोगे आप। जैसे समझो कि ये हमारी कोई शीट है, आपने यहां पे डाला अपना आंसर, आंसर नंबर यहां लिखा, इतने पे आपने सॉल्यूशन लिखा पूरा। तो यहां पे क्या करना है कि सॉल्यूशन खत्म होने के बाद ही आपको सिंपल एक पेंसिल से सीधी लाइन खींच देनी है जो कि दिखाए कि यहां पे एक आंसर खत्म हो चुका है और दूसरा आंसर यहां से स्टार्ट हुआ है। फिर यहां पे आप अगला आंसर लिख लो और आंसर लिख के पूरा सॉल्यूशन लिख दो। आंसर नंबर आप सेंटर में इसलिए लिख रहे हैं ताकि एग्जामिनर आराम से देख सके, चेक कर सके, क्लियरली उसको दिख जाए कि आंसर किस क्वेश्चन का आंसर है। तो सेंटर में करके आराम से लिखना है कि अगर ये पहला है तो पहला, ये दूसरा है तो दूसरा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखना कि जैसे ही अगर आंसर 1 यहाँ पे आपका कवर हुआ, आपने आंसर 2 करना चालू करा, तो आंसर 2 आप उसके नीचे तभी करना स्टार्ट करोगे जब आपको लगता है कि इसी पेज के अंदर अंदर आप आंसर 2 पूरा कवर कर लोगे। इसी हिसाब से अब मानो कि ये बड़ा कोई आंसर है और नीचे बैठी बची है 3-4 लाइन, ऐसे 3-4 लाइनें बची नीचे और ये कम से कम 1-1.5 पेज का आंसर है, तो आप इस पेज को कर दो टर्न। यहाँ पे सिंपल सा छोटा सा लिख दो पेज टर्न ओवर। यहाँ पे आप पेज टर्न ओवर कर दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा आगे इसने सॉल्यूशन कंटिन्यू करा है। तो आप क्या करोगे, पेज फ्लिप करोगे, अब आंसर 2 ऊपर लिखोगे, सफाई से एकदम ऊपर की साइड आंसर 2 लिखोगे, फिर पूरा पेज पे सॉल्यूशन कर दोगे। ऐसा नहीं करना कि आधा नीचे लिख दिया फिर आधा अगले पेज पे कर दिया। शीट्स की कमी नहीं है, जितनी शीट्स है सारी यूटिलाइज करो अच्छे से, पूरा पूरा सॉल्यूशन भर दो अच्छे से। तो ये था आपका कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। आइए अब देखते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी दिक्कत लगती है। मैथ्स के एग्जाम का खौफ क्यों बैठा है आपके मन में? हर ज्यादातर बच्चों के मन में मैथ्स का एग्जाम का खौफ इसलिए बैठा रहता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ज्यादातर किसी भी स्टूडेंट से अगर आप जाके पूछो ना, कि आपका क्लासमेट हो, बच्चे टीचर से जाके यही पूछते हैं सर मैथ में टाइम मैनेज कैसे करें। ये सबसे ज्यादा समस्या आती है लोगों के लिए, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो क्या करना है, स्टार्ट आपको ऐसे करना है कि जैसे आपने आंसर स्टार्ट करा, आपको मिले 15 मिनट आंसर शीट देखने के लिए। आंसर शीट को मिलने से पहले क्वेश्चन पेपर आपको मिले 15 मिनट के लिए। उस 15 मिनट में पहले तो आप अपना OMR शीट जितनी है फिल करना कर दो जल्दी जल्दी, सफाई से एकदम क्लियरली।
उसके बाद जो आपके 4-5 मिनट 6-7 मिनट बचेंगे उसमें क्या करना है आपको कि अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने सॉल्व करने हैं। शुरुआती जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पेपर पे, ये नहीं कि आप आंसर शीट में लिखना चालू कर दो, एग्जामिनर छीन लेगा कॉपी। आपको क्वेश्चन पेपर में ही पेंसिल लेके सॉल्यूशन देखना है, पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद एक सिंपल डॉट से, जो आपको पता है एग्जामिनर को ना दिखे, क्योंकि मना होता है ना पेपर पे लिखना, सिंपल बारीक सी डॉट से मार्क कर दो ताकि बाद में आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो वो आंसर, आपने जो आंसर लिख दिया है। उसके बाद जैसे एग्जाम हुआ स्टार्ट, आपने मानो कि 6-7 एमसीक्यू सॉल्व कर दिए थे, अब उसको उतने पर छोड़ दो। अब आओ अपने ऑब्जेक्टिव पे। सबसे पहले स्टार्ट करो, अगर आप पहला पेज छोड़ दो सेक्शन ए के लिए, आपने स्किप कर दिया पहले पेज, वहां सेक्शन ए करूंगा बाद में जब टाइम कम बच रहा होगा, सीधा करो सेक्शन बी स्टार्ट। या फिर क्या करते हैं बच्चे, पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, कि बड़े सॉल्यूशन पहले कर दो, छोटे सॉल्यूशन पहले कर दो, आप पे डिपेंड करता है। आपको लगता है कि बड़े आंसर आप सफाई से कर सकते हो तो सेक्शन बी से स्टार्ट करो, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आपको पहले आता है वो चीज करो। जरूरी नहीं कि आप पहले बी करो फिर सी करो फिर डी करो, या डी सी बी सी को इसमें चलो। आपको सेक्शन सी पहले आता है तो आप पहले सेक्शन सी करो, सेक्शन डी पहले आता है तो वो करो, और कर दिया है तो पूरा खत्म करो। ये नहीं कि आधा डी कर दिया फिर ए स्टार्ट कर दिया फिर डी को कंप्लीट करा, सेक्शन ए स्टार्ट करा है तो सफाई से पूरा करके खत्म करो, फिर अगले सेक्शन पे जाओ। और क्या करना होता है कि जो क्वेश्चन आता है पहले उसको पहले करो, जो बाद में जो टफ लगता है, जो या फिर किसी भी क्वेश्चन में अटक जाओ तो उसके हिसाब से स्पेस छोड़ दो कि अरे ये क्वेश्चन तो मुश्किल मुश्किल लग रहा है, तो क्या करो स्पेस छोड़ दो। उसी हिसाब से आपको लगता है कि इतना तक खिंच जाएगा तो इतना स्पेस छोड़ दो और नेक्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। उस पर अपना टाइम बर्बाद मत करो कि मानो आप उसी पे अटके रह गए, टाइम निकल गया और जो आता था वो भी नहीं कर पाए। तो ऐसे कवर अप करना है पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट होता है कि ऑब्जेक्टिव देखो, अगर आपका ब्रेन फास्ट कैलकुलेट कर सकता है, इतनी प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर रखी है, तो उन्हीं 15 मिनट में जो टाइम बचेगा ना 7-8 मिनट का, आप वो 20 एमसीक्यू उसी में कवर कर लोगे। और जब एग्जामिनर कहता है ना कि 10 मिनट बचे हैं, उस 10 मिनट में आप वो सेक्शन ए खत्म कर सकते हो। यानी कि 3 घंटे में से 2 घंटे 50 मिनट आपको मिल गए आपके रिटर्न जितना भी क्वेश्चन है उसके लिए। 10 मिनट में आप सारे खत्म कर लोगे सेक्शन ए के क्वेश्चन। ऐसे करने होते टाइम मैनेजमेंट। और देखो आगे चलते हैं कि क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए एग्जाम में, कैसी कैसी ज्यादातर गलतियां होती है। सबसे पहला सबसे बेसिक पॉइंट, सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है, बच्चा आ जाता है प्रेशर में कि अरे इतना लेंथी पेपर है कैसे करूंगा, वही सिली मिस्टेक्स होनी चालू जाती है। कितना भी लेंथी आ जाए कितना भी टफ आ जाए घबराना नहीं है। आपके लिए टफ नहीं आया ना, सबके लिए टफ आया है। आप 9th में हो 10th में हो 11th में हो 12th में हो, आप सभी को इस चीज की दिक्कत रहती है कि कितना भी टफ आ जाए इतना लेंथी आ जाए कैसे करूंगा मैं 3 घंटे के अंदर कवर, ये बहुत दिक्कत होती है। तो घबराना नहीं है, सबसे पहले मन शांत रखना है। मन शांत रखोगे ना तो जो सॉल्यूशन नहीं भी आता ना उसको भी बना के लिखने की हिम्मत आ जाएगी, और क्या पता आप सही करके आ जाओ। एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि बच्चे ने कोशिश तो करी, इसी हिसाब से 2-3 नंबर तो दे देता होगा, 4-5 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे पहली बात तो घबराना नहीं है। दूसरी बात, सिली मिस्टेक्स जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की होती है ना, रफ वर्क, जैसे आपने यहां पे ऐसे सॉल्व कर दिया, कोई आपको रफ वर्क करना है कि मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस करना है, तो यहां पे आप साइड में आराम से लिख दो रफ वर्क। आपने यहां रफ वर्क लिख दिया ना, यहां पे एकदम क्लियरली जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 47 इंटू 39 का, तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करो। यहां तक आपका पूरा सॉल्व हुआ, उसके बाद ऐसे एक लाइन खींच दो, सिंपल लाइन खींच दो। उसके बाद आगे कोई रफ वर्क करना है उसको यहां से ऐसे करके कैलकुलेट कर लो, वो हो गया। फिर ऐसे एक लाइन खींच दो। इससे क्या रहता है कि एग्जामिनर भी यहाँ जब नजर मारता है ना कि उसको भी जब आपने जैसे कैलकुलेशन करी और वो भी सोचा कि इस बच्चे ने ऐसे कैसे कैलकुलेट करा, तो वो खुद उस मल्टीप्लाई करने जाए डायरेक्ट यहाँ देख लेगा आपने ऑलरेडी करके दे रखा, सफाई से करके दे रखा है, तो इजीली देख ले। अब देखो उसका खुशी का मारा और बढ़ गया, वो और खुश हो गया। ऐसे करते करते उसका मूड अच्छा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे रफ वर्क हर शीट में करना है। अब जैसे आपने यहाँ पे डबल ग्रिड लाइंस खींची थी, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल खींचनी है क्योंकि आपको यहाँ पे रफ वर्क करना है। रफ वर्क की जरूरत नहीं है तो कुछ जरूरत नहीं लाइन में खींचने की, आप डायरेक्ट सोल्यूशन कर सकते हो पूरा, ठीक है। ये और अब और क्या चीज आपको अवॉइड करनी है, अवॉइड आपको ये करना है कि आप थोड़ा क्वेश्चन को रीड करने में टाइम लगाते हो कि आपने एक स्पीड में पूरा क्वेश्चन रीड कर दिया, अब आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, नहीं करना ऐसा। इसकी वजह से क्या होता है कि फिर बच्चा घबराता है कि क्वेश्चन तो समझ नहीं आया, मतलब टफ क्वेश्चन है। आराम से पूरा टाइम यूटिलाइज करो, 10 15 20 सेकंड 30 सेकंड लो, क्वेश्चन को आराम से रीड करो, समझो। 2 बार रीड करो 3 बार रीड करो। इससे जो आप अगर अटकोगे ना कि एक स्पीड में रीड कर रहे हो, तो उससे अच्छा कि थोड़ा सा 10 सेकंड ज्यादा ले लो, पर क्वेश्चन समझ आएगा तो आप लिख पाओगे। तो ये चीजें बहुत दिक्कत करती है, ये सब चीजें आपको करनी है अवॉइड, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको एक एग्जाम में अच्छा स्कोर दिला सकती है। ये ही सारी चीजें आपको अगर यही स्ट्रेटेजी से अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। ऐसी अमेजिंग टिप्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।